नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, दिल्ली में आज जिस तरह की सरगर्मियां रहीं, उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि भारत पाकिस्तान पर एक बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। और दिल्ली में बैठकर मैं ये इम्पॉर्टेंट खबर आप तक इसलिए पहुंचा रहा हूं क्योंकि आज तीनों सेना के चीफ, यानी आर्मी के चीफ, एयरफोर्स के चीफ और नेवी के चीफ, जल सेना के प्रमुख, ये तीनों चीफ आज प्रधानमंत्री मोदी से इनके साथ मीटिंग हुई। इस मीटिंग में रक्षा मंत्री थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल थे, और सबसे बड़ी चीज़ कि तीनों सेनाओं के प्रमुख, जिसे हम अंग्रेजी में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं, जनरल अनिल चौहान, वो भी मौजूद थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस मीटिंग में यह तय हुआ है, जो जानकार कह रहे हैं, कि सेना को पाकिस्तान पर कार्रवाई करने की छूट दे दी गई है, ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। यानी सेना को अब तय करना है कि निशाना कहां पर साधना है और कब साधना है। अब दोस्तों, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जब भी जंग होती है तो जंग सिर्फ सेना नहीं लड़ती है, जंग पूरा का पूरा मुल्क लड़ता, मुल्क पूरा शामिल होता है, देश उसमें शामिल होता है। इसलिए जो नौबत आ रही आने वाले दिनों में हमारे, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, सबके लिए अगले 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्हीं 48 घंटे में कई फैसले होने जा रहे हैं। और आज की मीटिंग के बाद जो तीनों सेना प्रमुख के साथ मीटिंग हुई, प्रेजेंटेशंस हुए, अंतिम रणनीति बनी, उसके बाद कल प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। उसमें तमाम मंत्री शामिल होंगे, इम्पॉर्टेंट फैसला होगा, अपनी कैबिनेट को ब्रीफ करेंगे, और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, और ये वो मीटिंग है जहां बड़े सुरक्षा के फैसले लिए जाते हैं। ये मीटिंग होगी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, यानी कैबिनेट की जो सुरक्षा समिति है उसकी बैठक है। और आप कह सकते हैं फाइनल जो जजमेंट है, फाइनल जो फैसला है, डिसीजन, वो यही समिति लेगी। उसमें 4 बड़े मंत्री होते हैं। इसमें विदेश मंत्री जयशंकर होंगे, इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण होंगी, इसमें गृह मंत्री अमित शाह होंगे, इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे। मीटिंग को लीड करेंगे नरेंद्र मोदी, और इसी में आप कह सकते हैं फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार होगा। तो अगले 48 घंटे बहुत क्रूशल हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बड़ी खबर बताने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, गुजारिश आपसे कर रहा हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों से भी कहिए कि इसको सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिए, और अगर अच्छा ना भी लगे तो भी कमेंट करिए। कमेंट मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि आइडिया मिलता है नेक्स्ट वीडियो का। और अब असली सवाल पर। सवाल ये है कि जिस तरह से एक ग्रीन सिग्नल सेना को दिया गया है, आर्मी को दिया गया है कि आप मौका और समय डिसाइड कर लीजिए, और कहाँ टारगेट करना ये भी आप डिसाइड करिए, इस तरह का ग्रीन सिग्नल दिया गया है। इस पर जो सबसे बड़ा सवाल है कि अब क्या भारत की फ़ौज, हिंदुस्तान की जो फ़ौज है, क्या इस बार LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, पार करेगी, उसके पार जाएगी, सीमा पार जाएगी, और POK, पाक अधिकृत कश्मीर में घुसेगी क्या इस बार? बिग क्वेश्चन, और मैं इसका जवाब दूंगा, टॉप एक्सपर्ट आपको जवाब देंगे। और दूसरी चीज़, अगर POK में घुस जाती है भारत की सेना, तो क्या जो आतंकी शिविर चल रहे हैं मुजफ्फराबाद में, रावलाकोट में, जहां साजिश रची पहलगांव हमले की, क्या वो टेररिस्ट कैंप जो पाकिस्तान की सेना चलाती है, ISI चलाती है, उसको ध्वस्त किया जाएगा? सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है? ये भी क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात, अगर आतंकी शिविर निशाने पर नहीं है तो क्या असली टारगेट, द रियल टारगेट, इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की सेना है? पाकिस्तान की सेना के हेडक्वार्टर्स हैं, ब्रिगेड क्वार्टर्स हैं, या फिर इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं? क्या पाकिस्तान की सेना निशाने पर है? क्योंकि एक बहुत, आप कह सकते हैं, जो बड़ी बात हो रही है इस वक्त सेना के बीच में, हिंदुस्तान की सेना के बीच में, जो पूरी तरह से अराजनैतिक संस्था है अभी तक हिंदुस्तान में, उसका ये कहना है कि आतंकवाद से लड़ने से बेहतर है कि आतंकवाद को जो पनाह दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, उस मास्टरमाइंड को इस बार कहीं ना कहीं कन्फ्रंट किया जाए। और आतंकवाद को पनाह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सेना दे रही है, जो चाहती नहीं है कि इस हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का आवाम जो है वो सुकून के साथ रहे। और इस पहलगाम का मकसद ही सिर्फ ये था कि किसी तरह से कश्मीर की इकॉनमी को ध्वस्त किया जाए और हिंदुस्तान में
हिंदू मुस्लिम करा दिया जाए, ये एक टारगेट था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो आर्मी है टॉप टारगेट पर है। तो क्या पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट किया जाएगा? और अगर ये टारगेट होती है और पाकिस्तान की आर्मी रिटेलिएट करती है तो क्या जंग की नौबत आ सकती है, फिर जंग हो सकती है? बिग क्वेश्चन, आई थिंक द बिगेस्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों, अगर जंग की नौबत हो और नौबत दो न्यूक्लियर स्टेट्स के बीच में हो, इंडिया पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर बम हो, अगर इस तरह की नौबत है तो क्या एक पत्रकार या कोई नेता इस सवालों का, इन पेचीदा सवालों का जवाब दे सकता है? हरगिज़ नहीं दे सकता। और इसीलिए आज मैंने एक टॉप डिफेंस एक्सपर्ट को बुलाया है, रियर एडमिरल इंडियन नेवी SK ग्रेवाल। और ग्रेवाल साहब जो हैं बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर हैं, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है 35-40 बरसों का, चाहे वो पाकिस्तान हो, रूस हो, चाइना हो, और कई शिप्स उन्होंने जो हैं कमांड की। और आज मैंने ग्रेवाल साहब को न्योता दिया है कि आप आइए और खुलकर हमको समझाइए आम आदमी की भाषा में कि होने क्या जा रहा है, और क्या जंग की नौबत आ सकती है, क्या न्यूक्लियर बटन भी ट्रिगर हो सकता है, और क्या हिंदुस्तान की फौज LOC पार करेगी इस बार, और क्या चाइना हस्तक्षेप करेगा नहीं करेगा। बहुत से सेंसिटिव क्वेश्चंस हैं, हमें आपको समझने की ज़रूरत है, वक्त से पहले समझने की ज़रूरत है। ग्रेवाल साहब को सुनिए, साथ में मैंने उमाकांत जी को बुलाया है जो डिफेंस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, दोनों की ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं पिछले 30-35 वर्षों से कि सेना का क्या माहौल है, भारतीय सेना का, उसके बारे में वो बताएंगे। इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉक है, इसको ध्यान से सुनिए क्योंकि पिक्चर पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। रियर एडमिरल साहब, कल हमारे शो में जनरल भंडारी भी आए थे और उन्होंने कहा था कि भाई LOC के पार हमले होने चाहिए, पाकिस्तान के जो आर्मी हेडक्वार्टर है, ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, मतलब हमला बजाय आतंकवादी कैंप के सीधे सीधे सेना पर होना चाहिए, पाकिस्तान की सेना पर, ये जनरल भंडारी ने कहा। अब आप क्योंकि नौसेना के, नेवी के स्टार ऑफिसर रहे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या भारत की जो नेवी है, भारत की जो नौसेना है, क्या ये भी करिश्मा कर सकती है अगर युद्ध हुआ? क्या हम अपने जहाज से, समंदर से हमला कर सकते हैं पाकिस्तान पे? क्या हमारे पास ये कैपेसिटी है? हमारे पास पनडुब्बियां हैं, हमारे पास INS विक्रांत हैं, क्या हम बड़ा धमाका कर सकते हैं, सरप्राइज कर सकते हैं पाकिस्तान को? मुश्किल है क्योंकि सैटेलाइट्स, चाइनीज सैटेलाइट्स विल बी देयर जो उनको इंटेलिजेंस देंगे, लेकिन उनका नुकसान बहुत भारी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर में इज एयर डिफेंस एंड अटैक बाय एयरक्राफ्ट, लेकिन हमारे पास बहुत कैपेबल शिप्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स, जिनमें लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, सरफेस अटैक मिसाइल्स हैं। आप सरफेस पर टारगेट अटैक कर सकते हैं उन मिसाइल से। हमारे पास सबमरीन्स हैं जिनमें मिसाइल्स हैं जो कन्वेंशनल या न्यूक्लियर दोनों हैं, तो हम फायर कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, लेकिन आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस का इफेक्ट थोड़े लंबे टाइम में चलता है। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा भाई, आप तो इतने मतलब 3-4 दशक आपने जो है भारत की फौज में आप रहे, नौसेना में रहे, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ये युद्ध भारत से 1 महीने तक लड़ सकता है, 15 दिन तक लड़ सकता है? क्या पाकिस्तान इस युद्ध को सस्टेन कर पाएगा? देखिए, पाकिस्तान एट दिस स्टेज इज एक्चुअली नो मैच, एंड मैं कारण बताता हूँ उसके। क्योंकि ज्यादातर क्या होता था, पाकिस्तान जब हमारे साथ लड़ाई करता था तो वो सिर्फ अपने पूर्वी बॉर्डर पर हमारे साथ करता था क्योंकि हमारा वेस्टर्न बॉर्डर। अभी पाकिस्तानी फौज का बाजा बजा हुआ है क्योंकि बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान बॉर्डर पर, दोनों जगह ये काफी व्यस्त है और इनकी पूरी फौज इधर नहीं आ सकती है। उनकी फौज में भी काफी शॉर्टेजेस हैं। उनके पास पिछले 2 साल पहले उनके आर्मी चीफ ने बोला था कि उनके टैंक में डीजल नहीं है चलने के लिए, तेल नहीं है टैंक चलाने के लिए, उनके पास हथियारों की कमी है। जो उनके आर्टिलरी का जो एम्यूनिशन था, उन्होंने कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के कहने से यूक्रेन को दे दिया था, एक तरह से बेच दिया था पैसे लेने के लिए। तो उनके पास, मुझे नहीं लगता है कि वो इस युद्ध को सस्टेन कर पाएंगे, एक्सटर्नल हेल्प से ही सस्टेन कर सकते हैं, वरना ये लड़ाई ज्यादा दिन नहीं चलेगी। दूसरी बात रही कि क्या वो चाहते हैं कि लड़ाई हो? मेरे अंदाजे से उनका आर्मी चीफ चाहता है कि ये लड़ाई भारत के साथ हो,
क्योंकि उसको एक बहाना मिल जाएगा अपने देश को अपने पीछे एकजुट करने के लिए। और जो इमरान खान उनके लिए एक काफी बड़ा कांटा बना हुआ जो उनके चुभ रहा है, उसको एक साइडलाइन कर सकेंगे इसके कारण, क्योंकि उनके पीछे देश आ जाएगा। हो सकता है कि वो लड़ाई चाहते हो। क्या आपको लगता है सर, क्योंकि आप सीनियर एक नौसेना के ना सिर्फ रियर एडमिरल रहे बल्कि थल सेना, आर्मी और एयरफोर्स पर भी बराबर की जानकारी रखते हैं और स्ट्रेटजी को बहुत भीतर से आप समझते हैं, मेरा ग्रेवाल साहब आपसे सवाल ये है, क्या भारत को इस बार बजाय आतंकवादी शिविर के सीधे सीधे सेना को ही टारगेट कर देना चाहिए? क्योंकि इस पूरे मामले की जड़ में सेना है। हम आतंकवादियों से लड़ने की जगह क्यों ना आतंकवादियों को जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, आतंकवादियों को जो पनाह दे रहे हैं, जो पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, क्यों ना बिग बॉस को ही अटैक कर दिया जाए? देखिए, हम उनकी आर्मी को बोल रहे हैं। एक्चुअली में जो इनके लश्कर या आतंकवादियों को जो कंट्रोल करते हैं वो आईएसआई है एक्चुअली, और वो आईएसआई उनकी सेना का एक अंग है, पूरी उनकी आर्मी। जब हम आर्मी बोलते हैं तो हमें उनकी लीडरशिप, जो उनकी लीडरशिप इनके साथ इन्वॉल्व है, उनको टारगेट करना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मान लीजिए सामने जनरल मुनीर होते, इधर आप भी होते जनरल ग्रेवार, तो आपका टारगेट क्या होता, स्ट्रेटजी क्या होती? क्या आप पाकिस्तान के आर्मी, उनके वाइटल इंस्टॉलेशन, उनके जो हवाई अड्डे हैं, उनकी एयरफोर्स के, उनकी जो शिप्स हैं, उनके जो बाकी जहां असलहा बारूद है, वेयर हाउसेज हैं, आपके टारगेट पे क्या होता? मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर ये जो युद्ध है वो आपकी कमान में लड़ा जा रहा होता, आप ऑपरेशंस देख रहे होते, अगर आप क्या करते और वॉर करते हैं तो आपको उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखना पड़ता है। उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस टाइम उनकी मिलिट्री लीडरशिप है, जो पूरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को रन करती है। अगर आपको उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो सकता है मिलिट्री इंस्टॉलेशन या सिविलियन पावर लीडरशिप, इस टाइम उनकी मिलिट्री लीडरशिप है जो उनकी सिविलियन गवर्नमेंट और टेररिस्ट दोनों को कंट्रोल करती है। अगर हम किसी तरह से उनकी आर्मी की लीडरशिप को, मेन की फिगर्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं तो उनका आइडिया ही बदल जाएगा। आप सोचिए, 200 साल पहले हो रही होती लड़ाई में, एक लीडर मारा जाता था, फौज भाग जाती थी। वो इससे ज्यादा बड़ी बात रियर एडमिरल ग्रेवाल साहब ने कही। उन्होंने कहा कि अगर ये युद्ध की कमान उनके हाथ में होती, मान लीजिए, एक सवाल मेरा इनसे था, तो इन्होंने कहा कि इनका जो टारगेट होता, ये टेररिस्ट कैंप की तरफ या आतंकवादियों पर इतना ध्यान न देते, सबसे पहले मिलिट्री लीडरशिप को एक कॉर्नर करते। यानी कहीं ना कहीं जनरल असीम मुनीर और उनकी जो किचन कैबिनेट है आर्मी की, उसको ये कहीं ना कहीं डिसमेंटल, डिस्ट्रॉय करते। निशाने पर पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप होती, क्योंकि रियर एडमिरल ग्रेवाल साहब का मानना है कि इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत, चाहे वो शहबाज शरीफ की हो या इससे पहले इमरान खान की होगी, उसके कोई मायने नहीं, मायने सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री लीडरशिप के हैं, क्योंकि आतंकवादी संगठन भी उनके हाथ में है और कहीं ना कहीं हुकूमत में जो सत्ता है, पावर है, वो भी उन्हीं के हाथ में है। पॉलिटिकल सिस्टम और टेरर का सारा नेटवर्क वो इस वक्त जनरल असीम मुनीर के हाथ में, तो नंबर 1 टारगेट इनका जनरल असीम मुनीर होता है, ये कह रहे हैं। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा रियर एडमिरल साहब, आपकी नेवी में जो मैरीन कमांडो होते हैं, जिनको मार्कोस कहते हैं, ये जो मार्कोस हैं, क्या ये दुनिया के सबसे बेहतरीन कमांडो में से एक हैं? पहले हाँ या ना में मुझे जवाब दीजिए, फिर मैं आगे सवाल करूंगा। हाँ, बेहतरीन कमांडो फोर्स में से एक हैं, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग काफी टफ होती है। और जो बेहतरीन कमांडो आप वैसे देखेंगे तो एक तरह से अमेरिकन जो सील्स होते हैं, जिन्होंने ओसामा बिन लादेन को न्यूट्रलाइज किया था, वो ऑपरेशंस में ज्यादा एक्सपीरियंस हो सकते हैं, अंडर वाटर एंड ये तीनों जगह ऑपरेट कर सकते हैं, इन एयर, इन वाटर, ओवर लैंड। सबसे अच्छी बात ये होती है मरीन कमांडोज की, ये तीनों मीडियम में ऑपरेट कर सकते हैं। चलिए, जब आप शिप कमांड करते होंगे तो मैरीन कमांडो आपके अंडर भी मार्कोस होंगे। एक बड़ी बात जो है वो ग्रेवाल सर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो हमारी आर्मी के मार्कोस हैं, ये अमेरिका की जो सील है, जो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट कमांडोज हैं, उसकी टक्कर लेते हैं। इनकी खासियत दोस्तों ये है मार्कोस की कि समंदर के अंदर या फिर थल यानी जमीन पर और हवा में, तीनों जगह ये हमला कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है,
कि अगर ये जो मरीन कमांडो हैं ये उसामा बिन लादेन को पकड़ के ला सकते हैं, तो हमारे जो मरीन कमांडो हैं मार्कोस, क्या ये एलओसी के अंदर घुस के, पीओके के अंदर घुस के, क्या ये आर्मी के कोई कमांड या ब्रिगेडियर, किसी ब्रिगेड का हेड ऑफिस या फिर कोई सेना का कोई रेजिमेंट या कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा टारगेट हो, टॉप टारगेट हो, क्या उसको ये ध्वस्त कर सकते हैं? देखिए, इनमें कैपेबिलिटी है, मरीन कैपेबिलिटी है, लेकिन मरीन कमांडो की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास स्पेशल फोर्सेस आर्मी की हैं जो उस एरिया में रहती हैं और जो लगातार ऑपरेट करती हैं और वो चप्पे चप्पे को जानती है। आपके पास आर्मी की स्पेशल फोर्सेस हैं जिसके बारे में हम बहुत कम सुनते हैं, जो पैरा कमांडोज होते हैं। वो ऑन ग्राउंड ऑपरेशंस में दे आर फार मोर फेमिलियर देन द मरीन कमांडोज। मरीन कमांडोज अगर उनके साथ जाएं और कोई वाटर बॉडी आए तो उसमें किसी भी टारगेट को ये न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। जैसे हम कश्मीर में ऑपरेट करते थे मरीन कमांडोज, ये जनरली वाटर बॉडीज थी वैली के, जिसमें से कोई ऐसी घटना नहीं घटी। इनकी स्पेशलिटी, चाइना बॉर्डर पर भी जा सकते हैं क्योंकि वहां पर भी आप देखेंगे। क्या हम ये मान सकते हैं कि हमारे जो पैरा ट्रूपर्स हैं, हमारे जो मार्कोस हैं, हमारे जो ब्लैक कैट हैं, हमारे जो कमांडो हैं, कुछ भी करिश्मा कर सकते हैं? ये कर सकते पाकिस्तान के भीतर जाके कर सकते हैं। उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, क्योंकि कमांडो एक ऐसा, एक तरह से आप देखिए, वो इसको आप एक नॉर्मल आदमी नहीं कह सकते। कमांडो एक ऐसी चीज है जिसके अंदर विल पावर, जो निष्ठा बोलते हैं हिंदी में, इतनी ज्यादा होती है कि उसको अपनी जिंदगी की कभी परवाह नहीं होती है। वो कुछ भी कर सकता है, उसको सिर्फ टारगेट देना चाहिए और उसको फिर अपनी तरह से सोच करके, प्लान करके, लेकिन कभी अकेला नहीं भेजना चाहिए। वो हमेशा पेयर में ऑपरेट करते हैं या एज अ छोटी टीम, 8 या 10 आदमी का एक सेक्शन जाता है जो अलग अलग करता है, और हमेशा बड़ी पेयर में ऑपरेट करते हैं। एक आदमी को दूसरा आदमी उसको वॉच करता है कि उसको कोई खतरा नहीं। जी, एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आपके पास तो हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन्स भी हैं, न्यूक्लियर पावर भी हमारी नेवी के पास है, आपके कमांड में रही। क्या न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल जो पाकिस्तान बार बार कह रहा है, उनके रेल मंत्री कह रहे हैं, उनके बाकी नेता कह रहे हैं कि साहब ये जो हमने शाहीन और गाजी, इस तरह की जो हमारे पास मिसाइलें हैं न्यूक्लियर की, ये हमने शोकेस में नहीं रखी हैं, ये सजाने के लिए ना रखी हैं, इनका इस्तेमाल हम भारत के खिलाफ कर सकते हैं और ये भारत में के तरफ ही इनका रुख है। ये जो धमकी दी जा रही है न्यूक्लियर बम की, क्या आपको लगता है पाकिस्तान न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकता है, या ये एक गीदड़ भभकी है, सिर्फ धमकी दी जा रही है? ग्रेवाल साहब, ये सिर्फ गीदड़ भभकी है। देखिए, रशिया का डॉक्ट्रिन है, रिटर्न डॉक्ट्रिन, आई रेड इट, जब मैं वहां पर था। उन्होंने कहा था अगर हमारे देश का अस्तित्व खतरे में होगा तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर सकते हैं, बेसिकली न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकते हैं। एक रशिया जैसा देश जिसके अगेंस्ट पूरी वेस्टर्न कंट्रीज पिछले 3 साल से लड़ रही थी यूक्रेन में, रशिया को डाउन करने के लिए, उसने धमकियां दी 1-2 बारी कि हम इस तरह सोच सकते हैं, उन्होंने यूज नहीं किया। तो क्या, मैं तो कभी नहीं मान सकता कि कोई पाकिस्तान को इस वेपन को यूज करने देगा। टैक्टिकल वेपन्स यस, बिकॉज ये लश्कर हैं, ये किसी को भी धोखा दे सकते हैं, इनकी सोच गिरी हुई होती है, कर सकते हैं टैक्टिकल वेपन जैसे कोई आर्टिलरी शेल या छोटा डर्टी बॉम्ब टाइप, बट एक्चुअल मिसाइल फायरिंग और न्यूक्लियर वेपन्स इनको कोई यूज नहीं करने देगा, नहीं लगा कभी करेंगे। एक और सवाल सर पूछ लूं, उसके बाद मैं लखेड़ा साहब से फाइनल क्वेश्चन पूछूंगा। क्या आपको लगता है एडमिरल साहब कि चाइना, अगर मान लीजिए भारत पाकिस्तान में युद्ध होता है जिसकी तैयारी भी हो रही है बड़े हमले की, अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है, हम एक युद्ध की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या चाइना पाकिस्तान का साथ देगा या चाइना न्यूट्रल रहेगा? चाइना न्यूट्रल तो नहीं रहेगा क्योंकि उसको स्पेशल अलाई मानता है। प्रैक्टिकली फिजिकली साथ नहीं देगा, बट असिस्ट करेगा, मटीरियली असिस्ट करेगा, वेपन्स देगा, सब कुछ देगा। देखिए, चाइना की इंटरेस्ट पीओके में काफी है। जब आप पीओके या बलूचिस्तान का नाम लेते हैं तो चाइना की इकोनॉमिक इंटरेस्ट हर्ट होती है। तो चाइना कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान का कंट्रोल पीओके या बलूचिस्तान से हट जाए। ये चाइना की नेशनल इंटरेस्ट है एक तरह से।
लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि चाइना हथियार दे सकता है लेकिन जंग में सीधे नहीं कूदेगा, आप ये कह रहे हैं? आज तक नहीं किया उन्होंने, और मुझे नहीं लगता वो करें। नहीं करेगा। एक बड़ी बात रियर एडमिरल ग्रेवाल साहब ने कही, उन्होंने कहा कि चाइना जो है दोस्तों, कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान का पर्दे के पीछे तो साथ दे सकता है, हथियार दे सकता है, गोला बारूद दे सकता है, लेकिन चाइना इस जंग में खुलकर नहीं आएगा। और इसके बहुत से कारण भी हैं, सामरिक कारण भी हैं, उसके आर्थिक कारण भी हैं। इतना बड़ा ट्रेड भारत के साथ है कि चाइना को काफी नुकसान भी होगा। तो चाइना तो फिलहाल चाहेगा कि जंग ही ना हो, जिस तरह की बातें एडमिरल साहब से लग रही। लखेड़ा साहब, कल का जो दिन है जिसमें काफी मीटिंग्स होनी है, कैबिनेट मीटिंग, सिक्योरिटी की भी हो रही है, इसके अलावा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, इनके साथ एक लंबी मीटिंग है। और आर्मी के जो चीफ हैं और नेवी और एयरफोर्स के हमारे तीनों जो विंग्स हैं, एयरफोर्स की और नेवी की और इनका भी प्रेजेंटेशन है। कल बहुत अहम दिन है। क्या आपको लगता है कि धीरे-धीरे आपको लग रहा है कि मोदी सरकार कहीं न कहीं एक बड़ी कार्रवाई की भूमिका जो है वो पूरी तैयार कर रही है? देखिए, मैं बता दूं आपको कि अपोजिशन पार्टी ने जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी अटैक के थर्ड डे, तो अपोजिशन पार्टी ने अपना गुस्सा सरकार को जाहिर किया जो लैप्सेस हुए, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि तब से लेकर के अब तक अपोजिशन पार्टी की एक डिमांड है कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन आप बुलाइए। और मुझे लग रहा है कि कल की मीटिंग में मुझे संभावना है, मेरी सोर्सेस है, संभावना लग रही है कि पार्लियामेंट का सेशन, स्पेशल सेशन टू डिस्कस द पहलगाम अटैक, ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके बारे में भी कल कैबिनेट में विचार होगा। और अगर कैबिनेट का सेशन बुलाया जाएगा तो मुझे लग रहा है कि ये सरकार चाहेगी कि अपोजिशन को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाए और अपोजिशन पार्टी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो पार्लियामेंट में अपनी बात बोले और एक किस्म से राष्ट्रीय सहमति बने इस बात पर कि हमें पाकिस्तान को टेक ऑन करना चाहिए। और पाकिस्तान देश की जनमानस को एक साथ लेने के लिए ये जरूरी भी है कि सभी पार्टियों का समर्थन आप हासिल करें, क्योंकि सरकार ऐसा नहीं कर सकती ना कि ये रिश्ता कर रहे हैं, आप बालाकोट में चले गए और सुबह वाई कर ली, आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर ली और कह गया देश को संबोधित कर लिया। ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आज आपके पास एक सशक्त स्ट्रॉन्ग विपक्ष है, अपोजिशन है, आपको अपोजिशन को भी भरोसे में लेना पड़ेगा। आज जो 65% जो वोट है अपोजिशन पार्टीज को इस देश में पड़े हुए हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस तरह के वार लाइक सिचुएशंस में जब कन्फ्रंटेशन हो रहा है, जब सीमा पर तनाव है, ऐसी सिचुएशंस में आपको अपोजिशन पार्टी को विश्वास में लेना पड़ेगा। और दूसरा ये कि कैबिनेट बैठक में विभिन्न जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्रीज है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे दूसरी डिफेंस सप्लाई है, जो डिफेंस की जो सप्लाई लाइन है, रसद सामग्री है, रेलवे है, सप्लाई लाइन है। तीसरा ये है कि क्या हमको बाहर से इमीडिएट परचेजिंग साजो सामान की जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो नेवी के हो, चाहे वो एयरफोर्स के हो, चाहे सेना के हैं, कोई इंटरनेशनल परचेजिंग करनी पड़ सकती है हमको इमीडिएट, क्योंकि वार जब चलता है एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, वार जब आप शुरू करते हैं तो कौन खत्म करेगा, कब खत्म होगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है। और ये तो बहुत बड़े विद्वान थे जिन्होंने कहा था कि जब युद्ध होता है तो शांति की बात करनी चाहिए और जब शांति हो तो युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने। जी, एक चैलेंजिंग टाइम्स है, चुनौतीपूर्ण टाइम है। और लखेड़ा साहब ने कहा कि आज मीटिंग्स जिस तरह से मोदी ने ली हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के चीफ की, और कल भी मीटिंग है रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री के साथ, यानी आखिरी रूपरेखा तैयार हो रही है। और उसके बाद लखेड़ा साहब ने ये भी कहा कि विपक्ष क्योंकि बहुत मजबूत है और सरकार अल्पमत में है एक तरह से, अगर देखा जाए बीजेपी की सरकार, तो विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। और उसके बाद जो भी मोदी सरकार फैसला लेती है वो लेगी पाकिस्तान के खिलाफ। यानी आने वाले दोस्तों जो कुछ दिन हैं, आप कह सकते हैं आने वाला जो पखवाड़ा है, आने वाले जो 15 दिन हैं, हमारे आपके लिए भी बहुत अहम है। क्योंकि एक चीज हमें याद रखनी चाहिए कि युद्ध सेना नहीं लड़ती है, युद्ध पूरा राष्ट्र लड़ता है। और इसलिए सबके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है और दिन आसान नहीं होंगे अगर युद्ध जैसी स्थिति आती, चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत हो। तो बहरहाल आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको अपडेट करें। और आज रियर एडमिरल जो हमारे साथ ग्रेवाल साहब हैं, उन्होंने कहा कि चाहे हमारे कमांडो हों,
चाहे हमारी एयरफोर्स हो, चाहे हमारी स्ट्राइकिंग पावर हो, कोशिश ये रहेगी, स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि आवाम को ना छुआ जाए पाकिस्तान के, यहाँ तक कि जो आतंकवादी कैंप है या पीओके में उसको भी नहीं। पहला टारगेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री लीडरशिप हो सकती है इस बार, अगर बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का करना है। ग्रेवाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में। लखेड़ा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।